Today I am going to discuss about the electric field lines, which is very helpful to understand the two things. First, electric flux and Gauss law. यानी इस कॉन्सेप्ट के मदद से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मदद से हम दो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दूसरा है आपका गॉस लॉ. गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो गॉस लॉ से पढ़ने से पहले हमको इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है. तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे है. इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे. तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है. तो इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं. इसको इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें क्या कब से इसकी स्टार्टिंग हुई, कौन इसका इन्वेंशन किया. इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है और ये किस तरह से किसी चार्ज ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है इस फील्ड के मदद से. और प्रॉपर्टीज में जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका. और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं. और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और +2 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इन्वेंशन हुआ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई भी चार्ज को अगर हम प्लेस करते हैं तो उसमें एक फोर्स महसूस होता है. तो उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो ये एक स्पेस पे क्रिएट होता है. स्पेस पे 3 डायमेंशन होता है. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया. और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लाए? माइकल फैराडे. माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकल कर्व जो होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इमेजिनरी है. और ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of electric field. Electric field ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का. जो इमेजिनरी कर्व होता है ये इमेजिनरी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे पहले इन्वेंशन कौन किए थे? माइकल फैराडे. तो सबसे इनिशियल स्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे यानी माइकल फैराडे ने इसे एक ब्रेकिंग एरो साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस पे है तो उस स्पेस पे उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका एक पिक्टोरियल ग्राफ उसने बताया. तो इनिशियली रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्या है कि माइकल फैराडे बताया कि कोई भी चार्ज अगर है, ये एक आइसोलेटेड चार्ज है और यहां पे एक अनदर चार्ज रखे टेस्ट चार्ज की नॉट. तो ये चार्ज एक फोर्स महसूस करेगा इस चार्ज के द्वारा. अगर ये चार्ज इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा. अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स महसूस किया तो इस डायरेक्शन में फील्ड होगा इसका. तो उस फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्टोरियल डायग्राम बताया गया माइकल फैराडे के द्वारा. अगर ये +q चार्ज है तो यहां से लाइंस जो है एरो साइन जैसा रिप्रेजेंट किया गया. ब्रेकिंग एरो साइन, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग एरो साइन. अब क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है इसका साइज जो है छोटा होते जाएगा. इसका साइज जो है छोटा होते जाएगा. ब्रेकिंग एरो साइन. यहाँ फिगर जो है 2 डायमेंशन है लेकिन एक्चुअली ये फिगर जो है स्पेस पे बना हुआ है. यहाँ बोर्ड पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनली फिगर बन रहा है लेकिन ये पूरे स्पेस पे ये लाइंस जाते हैं.
इस तरह से एक लाइन क्रिएट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइन बाहर की ओर जाता है। क्यों हम बाहर दिखाएं? क्योंकि कोई भी टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ प्लेस करते हैं, अगर उसका डायरेक्शन अगर बाहर की ओर है इसके द्वारा, तो फील्ड का भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। तो ये है इसका पिक्टोरियल डायग्राम। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फील्ड का मान इस तरह से साइड है। ये ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में लाइन्स बाहर जाएगा, नेगेटिव चार्ज में लाइन्स बाहर अंदर की ओर आता है। और ये एक डायग्राम है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। यहाँ पे एरो साइन में, इस एरो साइन में अगर देखा जाए तो इसका जो टेल है, टेल क्या बताता है? टेल बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इसका टेल पोजीशन पे। हेड पोजीशन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इस पॉइंट पे हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चलो हम P मान दें, EP, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसका डायरेक्शन किधर है? फॉरवर्ड। एरो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका डायरेक्शन। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। सो टेल टू हेड, ये हुआ टेल और ये क्या हुआ? हेड। तो टेल से हेड का जो लेंथ होता है ये बताता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक। और एरो साइन क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन को। तो जैसे जैसे हम चार्ज से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। और नेगेटिव चार्ज पे जैसे अंदर की ओर आएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका बढ़ेगा। यानी इस नेगेटिव चार्ज पे मैग्नीट्यूड जो है अंदर में ज्यादा होता है, बाहर में कम होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये इसके लेंथ बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एरो का साइन, ये एरो हेड। और इसका टेल बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसके टेल पोजीशन। तो ये हुआ इनिशियल स्टेज पे जो माइकल फैराडे ने इसको इमेजिन किया एक ब्रेकिंग साइन से एरो का। अब इसके बाद इसको कुछ मॉडिफाई हुआ, इस डायग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन क्या हुआ? इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? ये एक प्लस चार्ज है, Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज लेस देन 0, दो चार्ज है। अब लाइंस को हम जो ब्रेकिंग था उसको हम मिला दें इस तरह से। अगर प्लस चार्ज है तो लाइंस बाहर की ओर रहेगी। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है? तो पहले तो लेंथ था, एरो का जो लेंथ था वो सेम हो गया, सबके लिए सेम हो गया। यहाँ पे एरो का साइन इनवर्ड दिखा, नेगेटिव चार्ज पे एरो का साइन अंदर की। ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में जब इसका मॉडिफिकेशन हुआ, इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस का यानी फील्ड लाइंस का, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या बताया गया? इससे मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन में? इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। यानी फील्ड का जो लाइंस है उसका क्लोजनेस कहाँ पे ज़्यादा है? तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत नज़दीक में है लाइंस, तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इसका सेपरेशन बढ़ते जाएगा फील्ड का
मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। तो ये दोनों के बीच का जो लाइंस का सेपरेशन अगर कम होता है तो वहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। डायरेक्शन क्या होगा? एरो साइन। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए? एरो हेड। एरो हेड क्या बता रहा है? फील्ड का डायरेक्शन। और ये रिलेटिव क्लोजनेस जो है वो बताता है उसके मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर ए पॉइंट दें, यहाँ पे अगर बी पॉइंट दें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। तो बाद में इसका मॉडिफिकेशन जो ब्रेकिंग जो एरो साइन था उसको हटा के एक लाइन के रूप में यानी एरो के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यानी उसको ज्वाइन कर देंगे तो एक एरो लाइन बनेगी। तो उसको मॉडिफाई किया। इसमें हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जहाँ पे उसका क्लोजनेस ज़्यादा होगा वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ये इसका क्लोजनेस कम होते जाएगा वहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होते चला जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज नहीं हो रहा है। ई ए, ई बी, ई सी सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? कर्व पे चेंज होता है। तो ये थ्री डायमेंशनल कर्व होता है, इमेजिनरी कर्व। इसको हम इमेजिनरी फॉलो द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व है जो थ्री डायमेंशनली होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस पे होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, ये रियल होता है बट उसका इमेजिनरी, ये जो कर्व पाथ होगा वो इमेजिनरी होगा, फील्ड लाइंस इमेजिनरी होगा। जस्ट लाइक मैन एंड इट्स पिक्चर, उसका जो पिक्चर होगा इमेजिनरी होगा और ये रियल होगा। No. इसके प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charges and terminated to नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर जाता है। सो दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज पाथ या लूप। ये क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करता है। जैसे ये प्लस चार्ज हमने यहाँ पे रखा और माइनस चार्ज यहाँ पे रखा, प्लस और माइनस, तो यहाँ से लाइंस निकलते हैं और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ से लौट के फिर नहीं आएगा। जिस चार्ज से लाइंस क्रिएट होता है उस चार्ज में वो लौट के फिर नहीं आता। तो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो ये कभी भी क्लोज पाथ का फॉर्म नहीं करता है। डू नॉट फॉर्म ए क्लोज पाथ। यही बेसिक डिफरेंस है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये बेसिक डिफरेंसेस है। वो एक क्लोज लूप बनाता है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है। सेकंड इसका प्रॉपर्टी है, इफ चार्जेस electric field lines start
may start or end at infinity for an isolated चार्ज। कोई भी आइसोलेटेड अगर चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज मतलब उसके सामने कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए, ये चार्ज बहुत दूर में रहना चाहिए। अगर ये बहुत क्लोज है तो पाथ विल बी कर्व, पाथ कैसा होगा, कर्व हो जाएगा। कहता है कि अगर ये चार्ज अगर प्लस है और एक चार्ज माइनस है, लेकिन आइसोलेटेड चार्ज है, उसके नजदीक में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो उसका पाथ कैसा। ये अगर प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट एंड एंड और एंड एट इंफिनिटी फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। तो कोई भी चार्ज से अगर ये लाइंस अगर बाहर जाता है पॉजिटिव चार्ज से, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें दिख रहा है 2 डायमेंशन। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से निकला। अगर इसके अगल बगल कोई चार्ज नहीं है तो ये जो लाइंस हैं वो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होते हैं। कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगे, इन्फिनिटी पे। तो कहता है कि वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा या इन्फिनिटी में जाके एंड होगा। इन्फिनिटी में यहाँ पे जाके कहाँ पे जाएगा, ये अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज में होगा क्या, इन्फिनिटी से लाइंस स्टार्ट होंगे और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा। फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट करता है। तो कहता है फील्ड लाइन जो होता है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो सकता है या इन्फिनिटी में जाके एंड हो सकता है। तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी में जाके एंड होता है और नेगेटिव में इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are imaginary continuous curve path without any break। बिना ब्रेक का ये कंटिन्यूअस पाथ होता है, दैट इज दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। स्पेस में ये टर्मिनेट नहीं करता, वो चाहता है कहाँ पे जाके, इन्फानाइट पे, इन्फानाइट पे जाके टर्मिनेट, बीच में कहीं भी वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये एक कंटिन्यूअस कर्व होता है बिना ब्रेक का, कोई उसमें ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। पाथ में कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं ब्रेक हो जाए। पाथ स्टार्ट होगा तो वो जाके नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगा और या तो वो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करता है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता। तो ये हुआ थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इसका वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। कहता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect with each other, या कभी क्रॉस भी नहीं करेगा, with each other। if they do so, अगर वो एक क्रॉस कर दे, if they do so, ऐसा क्यों नहीं होता है, then at the point of intersection,
then at the point of intersection, there will be two tangent. That is two direction of electric field, which is not possible. जो पॉसिबल एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो उसका रीजन है कि अगर वो इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे कट करता है, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये दो लाइन्स अगर इस तरह से आके कट कर जाते हैं, यहाँ पे दो लाइन्स अगर कट कर जाते हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। दो टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ सकते हैं, दो कर्व है तो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट क्या बताता है? टेंजेंट बताता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। तो एक ही पॉइंट पे दो फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए इस तरह का डायग्राम, इस तरह सा पिक्चर जो है लाइंस का, वो पॉसिबल नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। चाहे ये लाइंस जो है, सपोज एक कोई चार्ज है, ऐसे दो लाइंस निकला, ठीक है, और यहाँ पे आकर कट कर गया, ये भी पॉसिबल नहीं। चाहे वो एक ही चार्ज से निकले, ये भी पॉसिबल नहीं है। चाहे दो चार्जेस है, एक E1 है और एक E2, इधर से भी लाइंस आ रहा है, इधर से भी लाइंस आ रहा है, तो दो लाइंस यहाँ पे आकर कट गया, ये भी पॉसिबल नहीं। चाहे वो लाइंस एक ही चार्ज से निकले, चाहे वो लाइंस दो अलग अलग चार्जेस से है, दोनों केस में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, इंटरसेक्शन नहीं हो सकते। इंटरसेक्शन होगा तो दो डायरेक्शन बन जाएगा एक ही पॉइंट फील्ड का। नेक्स्ट 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ field lines। Relative closeness of field lines indicates the strength of electric field. Relative closeness of electric field lines indicates the strength of electric field. What is the meaning? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन टू फील्ड, दो फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज 1/। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो फील्ड लाइंस इस तरह से, ये एक फील्ड लाइंस, ये फील्ड, ये जो फील्ड लाइंस है, यहाँ पे देखा जाए कि इस पॉइंट पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C लेते हैं। सबसे ज्यादा क्लोजनेस किस पॉइंट पे है? यहाँ पे। दो फील्ड के लाइंस के बीच का क्लोजनेस बहुत ही कम है, तो अगर ये कम होगा तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड थोड़ा कम है, यहाँ पे और कम है, क्योंकि दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज्यादा है। दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ पे बहुत ही कम है। तो अगर ये D1 है, अगर ये D2 है, अगर ये D3 है, तो देखा जाए सबसे ज्यादा सेपरेशन दो फील्ड लाइंस के बीच में कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है? C पे। तो ये अगर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? कम।
So electric field at point A is greater than electric field at point B is greater than electric field at point C. तो अगर दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज्यादा होगा तो वहां पे फील्ड का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। क्लियर? इसको ऐसे समझा जाए, सपोज इस तरह का फील्ड लाइंस, यहाँ पे C, यहाँ पे A, ये फील्ड लाइंस, यहाँ पे B। तो देखा जाए कि यहाँ पे गैप जो है काफी ज्यादा है, यहाँ पे गैप, यहाँ पर गैप क्या है, इक्वल है, ये गैप इक्वल है, ये गैप। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम। बट ई ए ग्रेटर देन ई सी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा, और ई बी आल्सो ग्रेटर देन ई सी। ठीक है, यहाँ का फील्ड भी इससे ज़्यादा होगा, यहाँ का फील्ड कम होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप क्या है, दो फील्ड लाइन्स के बीच में ज़्यादा है। ठीक है, next property 6, electric field lines always perpendicular to the charged conductor। कोई भी चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है फील्ड लाइंस। सपोज ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया, then what will happen, electric lines of forces emitted from this positive charge, but ये जब निकलता है यहाँ से इमिट होगा तो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है रॉड पे, अगर नेगेटिव चार्ज हम दे दें तो फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएगा, टर्मिनेट करेगा इसके फील्ड लाइंस। तो ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अगर हम इसमें स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें, ये स्फेरिकल चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें, तो इसमें फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर किधर होता है, रेडियस के अलोंग। चलो ये रेडियस, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस। तो यहाँ पे फील्ड लाइन जब निकलता है तो रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा रेडियस के अलावा। अगर नेगेटिव ले लें, सरफेस चार्ज को अगर नेगेटिव कर दें, देन लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेटेड टू चार्ज ऑब्जेक्ट। अब ये टर्मिनेट करेगा तो किसके अलोंग करेगा, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये रेडियस के अलोंग टर्मिनेट। इस तरह से टर्मिनेट और ये रेडियस के अलोंग है, यानी सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कर्व सरफेस। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। सपोज
ये कोई कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह से आता है, इंक्लाइंड हो जाता है, कितने एंगल पे, थीटा, देन व्हाट विल हैपन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में लाइंस जाता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। देन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस फील्ड के कारण। इस फील्ड के चलते नहीं, इस फील्ड ने इसको क्या किया, एक फोर्स लगाना स्टार्ट। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे स्टार्ट होगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं, करंट स्टार्ट हो जाएगा। करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखते हैं तो इसमें करंट, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। करंट तब होगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू। तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, the number of electric field lines is directly proportional to what? Magnitude of चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कोई भी लाइंस, हम पता है कि कोई भी चार्ज अगर रखते हैं तो इससे लाइंस बाहर निकलता है। अगर ये नेगेटिव होता तो लाइंस अंदर क्यों आता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ लाइन फील्ड लाइंस जो है अंदर आ रहा है, कितने फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं, ये हमको पता नहीं। इसका नंबर को हमको फाइंड आउट करना है। तो कहता है कि फील्ड लाइंस जो है उसका जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। यहाँ पे प्लस लेना है, यानी प्लस यानी मैग्नीट्यूड को लेना है, यानी फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन घटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा 1/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन पता है कि 1/एप्सिलॉन क्या होता है, 1/एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, एंड दिस इज द क्यू। तो ये हुआ फील्ड लाइंस का वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड लेंगे ओनली, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन एयर मीडियम। अगर हम बात करें किस मीडियम में, इन एयर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, एयर मीडियम का वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन नॉट का 1 होता है। एयर मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1। So number of field lines will be 1/epsilon naught times magnitude of charge, magnitude of charge। ये फॉर्मूला कि इतने फील्ड लाइंस जो है हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से इमिट कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये Q1 है और ये Q, दोनों को लाइंस। चलो हम इस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरह से दिखा फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइंस। अब हमको ये पता करना है कि इसमें और इसमें फील्ड लाइंस का संख्या क्या है, ये पता करना है कि कौन सा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दोनों का रेशियो क्या है, दोनों चार्जेस का रेशियो। तो दोनों चार्जेस का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का रेशियो बताओ। तभी पता पड़ा कि मैग्नेटिक लाइंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। तो अगर हम देखा जाए तो Q1 अगर निकाला जाए तो Q1 का वैल्यू बताओ, Q1 और Q2 का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसका नंबर ऑफ लाइंस से बात करेंगे। नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ लाइंस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। और एक और ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको निकाल, ठीक है कोई बात नहीं। ये कितने नंबर ऑफ लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गया इसका। और इसके लिए Q2 के लिए बताओ, Q2 के लिए कितना होगा, कितने इसमें टर्मिनेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों टर्मिनेट नहीं किया, तो इसके कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके अंदर आ रहे हैं, तो 6, तो 11/6 जो होगा इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो हो जाएगा 11/6, ठीक है। सपोज एक -Q चार्ज है, -Q कूलम चार्ज, ये दिया -Q कूलम चार्ज, फाइंड n क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कितने इसमें लाइंस जो है टर्मिनेट करने वाले, माइनस में क्या होता है टर्मिनेट करता है, -1 कूलम में, तो -1 कूलम में कितने लाइंस जो है इसमें टर्मिनेट करेगा, उसकी संख्या क्या होगी, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या पड़े हैं, Q मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो 1/8.85 इंटू 10⁻², ये इसकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये फील्ड की संख्या, इतनी संख्या यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। तो इस तरह से हम फील्ड लाइंस की पता कर सकते हैं कि कितने फील्ड लाइंस इसके बाहर निकल सकते हैं और कितने अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर absent where there is no electric field, where there is no electric field, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं एब्सेंट हो जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, देखेंगे, ये कोई कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वहाँ पे कहाँ पे रहता है, उसके सरफेस पे। कंडक्टर पे चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0। जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई भी यहाँ पे लाइंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर में नहीं। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहाँ पे कोई फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करते, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब हुआ, सपोज ये कंडक्टर है, आज इस कंडक्टर पे हम ये प्लस चार्ज ले लें इस प्लेट पे और इस प्लेट पे माइनस चार्ज, इसमें प्लस Q और इसमें माइनस Q। देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड फ्रॉम प्लस टू माइनस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ पे तो यहाँ फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगा। तो इंडक्शन प्रोसेस में ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर, तो क्या होता है कि इंड्यूस्ड चार्ज इसमें डेवलप हो जाता है, यानी इसमें जो प्लस और माइनस चार्ज है इसका सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके जमा हो जाता है, इसमें -Q चार्ज। इंडक्शन प्रोसेस, तो इंडक्शन प्रोसेस में अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो सेम चार्ज यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन अपोजिट हो जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, इस सारे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ जमा कर देगा, तो इसमें हो जाएगा +Q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस डायरेक्शन में, E।
तो अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। सो अंदर में किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाई नहीं करता। ऐसे को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज स्टैटिक। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है और उसमें कोई भी लाइंस पास नहीं करेगा। तो जो भी लाइंस यहाँ से निकलता है नेगेटिव में जाके टर्मिनेट कर जाएगा, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट कर जाएगा, और फिर इस पॉजिटिव से निकलता है फिर जाके यहाँ पे नेगेटिव में जाके टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नेट फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो। जितना बाहर में फील्ड है उतना ही इसके अंदर में भी फील्ड क्रिएट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट फील्ड विल बी जीरो। तो यहाँ पे नेट फील्ड जीरो होगा तो कोई फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, जिसमें चार्ज अंदर में मूव नहीं करे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जहाँ पे करंट डेवलप होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा अंदर में, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंडीशन में, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में एग्जिस्ट करता है। ये कंडक्टिंग बॉडी कंडक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका यूज हम लोग करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या है, जीरो है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जो थंडरिंग वगैरह से या लाइटनिंग से हमको बचाता है। और कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इस बॉक्स के अंदर रख दें, अगर ये वैकेंट है, अगर ये मेटल का बना हुआ है, ये मेटल का बना हुआ है और ये अंदर में इसका वैकेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। तो कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर में रख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है उसको यहाँ पे रख के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कोई भी बाहर से कोई थंडरिंग वगैरह सब आ रहा है, वो बंचिंग ऑफ चार्जेज होता है। कार का जो बॉडी होता है वो कंडक्टर का बना होता है, ताकि उसके अंदर का जो पैसेंजर है उसको कोई इफेक्ट ना पड़े थंडरिंग से, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा या कोई भी पैसेंजर होगा यहाँ पे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8। In uniform electric field, in uniform electric field, the field lines are parallel and equidistant. एंड इक्विडिस्टेंसेस, इस तरह का फील्ड क्रिएट होता है। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि सभी आपस में लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, सभी पैरेलल होते हैं, ये इक्विडिस्टेंस होते हैं, यानी सबके बीच का सेपरेशन कितना होगा, सेम होगा। तो किसी भी पॉइंट पे हम देखा जाए, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, ए बी सी, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो डायरेक्शन देखो आगे की हो रहा है,
और मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे क्या होता है, सेम होता है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं और इक्वी डिस्टेंसेस होते हैं, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंसेस। क्लियर है? नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। Non-uniform in non-uniform electric field, field lines will be curved or unequal separation, unequal separation। जैसे देखें कैसे, ये एक फील्ड लाइंस, यहाँ पे देखा जाए तो इस फील्ड लाइंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं और मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं। यहाँ कुछ मैग्नीट्यूड और है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं। इस फिगर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजिंग आ रहा है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। सेकंड फिगर देखेंगे, ये कर्व नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड देखिए, डायरेक्शन इधर है, इधर है, तो ये मैग्नीट्यूड भी बैठे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are symmetric about the line joining the two charges, दो चार्जेस के जो लाइंस होते हैं, सपोज ये दो चार्जेस है, चलो इसको हम प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, ये T1 हो गया, ये T2। अब इसको एक लाइन से हम मिला दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ से ऐसा निकला, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यानी इस लाइन से जितना हाइट इसका होगा उतनी ही हाइट इसका होगा, वो सिमेट्रिक होगा। जैसे ये लाइन को इधर ला दो, तो ये बाहर निकल रहा है, ये इधर बाहर, यानी ये सब इसका डायग्राम जो है इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। जैसे ये आ रहा है इधर से, तो ये इस तरह से फिगर बनाएंगे, इस लाइन के अबाउट ये दोनों लाइन को सिमेट्रिक बनाएंगे, तो वो सिमेट्रिक होता है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस से जो डायग्राम बनेगा हमेशा इसके सिमेट्रिक होगा। अगर ये इधर लाइन ले रहे हैं तो इस लाइन को इधर लेना पड़ेगा, यानी सिमेट्रिक फिगर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक बात याद रखेंगे, जो फील्ड लाइंस होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ये 10 प्रॉपर्टी हमने देखा अभी, कॉन्सेप्ट इससे याद रखेंगे कि अगर ये जो चार्ज है यहाँ पे Q1 और ये क्या है, और ये दोनों को मिला दें, अगर फील्ड लाइंस को हमने ऐसा दिखाया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है,
ये फील्ड इधर से आ रहा है, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलेंगे? इस एंगल को बोलो बीटा। अब देखा जाए कि दो फील्ड लाइंस के बीच का एंगल जो है ज़्यादा है। यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच का एंगल क्या है? ज़्यादा है। ये है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। फिगर से देखने पता चल रहा है कि अल्फा बड़ा है बीटा से। देन व्हाट विल हैपन? जब ये एंगल बड़ा होगा, दो लाइंस के बीच का सेपरेशन, तो इससे कम फील्ड बाहर निकलता है। और इसमें गैप अगर कम है, इस चार्ज में जो एंगल बन रहा है दो लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में या फील्ड लाइंस के बीच में, वो कम है। तो कम होने का मतलब है कि इसमें ज़्यादा फील्ड लाइंस अंदर आएंगे और इसमें कम फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे। दैट इज फील्ड लाइंस emitted from Q1 is less than the field lines terminated to Q2 में जो लाइंस टर्मिनेट कर रहा है उसकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि बीटा क्या है? कम है। एंगल दो लाइंस के बीच का कम है, तो यहाँ पे लाइंस ज़्यादा अंदर आएंगे, इसमें लाइंस कम बाहर है। देन व्हाट विल हैपन? अगर जब इसमें कम लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर फील्ड लाइंस अगर कम निकलता है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा Q1 का और Q2 का अगर देखा जाए तो क्या मिला? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, यानी Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस क्या होंगी? ज़्यादा आएंगे। तो अगर ये एंगल का सेपरेशन अगर ज़्यादा होता है तो उस चार्ज से लाइंस बाहर कम निकलेंगे या किसी चार्ज पे लाइंस कम आएंगे। तो वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे। और अगर ये कम लाइंस बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ज़्यादा। अगर हम साइन के बारे में पूछा जाए कि इसका कौन कौन सा साइन हो सकता है, किसमें प्लस होगा किसमें माइनस, तो हमको पता है कि Q1 जो है ये इसमें प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर जाते हैं और नेगेटिव चार्ज पे लाइंस अंदर आते हैं। ठीक है? तो ये जब अंदर आएंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से चार्ज के लाइंस के जो डायरेक्शन है उससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें साइन कैसा होगा। तो ये था इसका प्रॉपर्टीज के बारे में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। इसे सिंपली हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड है। हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ना बोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पढ़े, वो क्या है? वो एक इमेजिनरी कर्व पाथ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल क्वांटिटी। तो आज हम इसकी थ्योरी को डिस्कस किए, इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो इसमें फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करेंगे, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन की बात करेंगे और जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी बात करेंगे। तो इसमें जितने सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जितने भी टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, वो सारे चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। टिल देन आप घर में रहें और खूब मन लगा के पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।